अंदर में, वो अंदर में जाके क्या कर सकते हैं? बेशक आपने बताया कि जो पुल को उड़ा दिया गया है, हमने वीडियो में देखा हुआ है। हुँ। अब ये इसमें कितनी सच्चाई है वो हम नहीं जानते हैं, यानी आप लेकिन कह रहे हैं कि कुछ खबरें जब ऐसी ये हैं जो प्रोपेगेंडा होती हैं और बिल्कुल, अपने-अपने सहूलियत के हिसाब से उन्हें चलाया जाता है या फैलाने की कोशिश होती है। कर्नल सोढी, जो हालात अभी बने हुए हैं, क्योंकि कुछ जानकारियां ऐसी भी कि यूक्रेन जो नेटो देशों की मदद लगातार पा रहा है, सपोर्ट उसे मिल रहा है, इसलिए अत्याधुनिक हथियार भी उसके पास में है और सैनिक भी उसके पास में ट्रेंड हैं। लेकिन कंपैरेटिवली अगर रूस को देखें तो उस तरीके से ना तो हथियार हैं और ना ही सैनिक उसके पास अब बचे हुए हैं, क्योंकि लगातार युद्ध में भेजे जाना, और खबरें कुछ इस तरीके से आई थी कि जो लोग नहीं भी जाना चाहते सेना में, उन्हें जबरन ढकेल दिया गया, फिर युद्ध क्षेत्र में भेज दिया गया। इसलिए भी रूस थोड़ा मात खा रहा है। अब ऐसे में जब यूक्रेनी सैनिक रूस में घुस गए हैं, हालांकि पूरी तरीके से तो रूसी सैनिक कब्जा नहीं कर पाएंगे या पूरी तरह से जीत नहीं पाएंगे, लेकिन ये क्या मुश्किलें रूस के सामने आ सकती हैं जो अलग-अलग जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं? जयेंद्र रचना जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। सैनिक पढ़ाई में सिखाया जाता है कि ऑफेंसिव इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, यानी कि आक्रमण करना रक्षा का सबसे अच्छा प्रकार है। और ये 300 दिन से ज्यादा लगे यूक्रेन की सेना को यह समझने में, जब उन्होंने 6 अगस्त को 22 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड यूक्रेनी सेना की, उसने कुर्स्क इलाके के रूस में आक्रमण किया और एक 25 किलोमीटर के फ्रंटेज पे और 7 किलोमीटर के डेप्थ पे जो उन्होंने आक्रमण किया, जिसकी वजह से उन्होंने 28 छोटे शहर और गांव पे कब्जा किया। ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। अब एज एक्सपेक्टेड रूस वापस ताबड़तोड़ हमले तो कर रहा है, लेकिन अब ये पूरा यूक्रेन पे डिपेंडेंट है कि जो इसे 300 दिन से ज्यादा जो ये युद्ध है उसमें जो बड़ा ब्रेक थ्रू चाहिए था, वो उसे 6 अगस्त को मिला है और उस पर वो पूरा कैपिटलाइज करेगा। जब ये 6 अगस्त को हमला हुआ, तब यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन ने एक बयान दिया था कि यूक्रेन की कोई इच्छा नहीं है इस जमीन पे कब्जा करने की, लेकिन कल ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बयान दिया है कि हम बफर जोन बनाना चाहते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच में। बफर जोन का मतलब साफ है कि यूक्रेन अब और जमीन अपने कब्जे के नीचे करने की कोशिश करेगा रूस की, ताकि जब सीज फायर के लिए ये दोनों देश जाएं, जो कि कुछ समय में होगा, खास करके अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद जरूर होगा, उस वक्त यूक्रेन के पास भी बार्गेनिंग के लिए अच्छे कंडीशंस होनी चाहिए। और ये जो सफलता यूक्रेन को मिली है, ये वाकई में एक बहुत अच्छी सफलता है, क्योंकि आज युद्ध का 309 दिन है और अब तक यूक्रेन को वो सफलता नहीं मिली थी जो उन्हें 6 अगस्त को मिली है। अब ये पूरा, जैसे मैंने पहले बताया, ये यूक्रेन के ऊपर है कि इस सफलता को वो कैसे कैपिटलाइज करें। यानी आप कह रहे हैं कि अटैकिंग मोड में होना कई बार फायदेमंद रहता है और ये पहले यूक्रेनी सैनिकों को समझना चाहिए था या करना चाहिए था। आगे बढ़े उससे पहले एक और अपडेट है। कुर्स्क में रूसी एयर डिफेंस का एक्शन सामने आया है। यूक्रेन के 7 हिमार्स हमले नाकाम हो गए हैं। यहाँ रूस भी जब अटैकिंग मोड में आता है तो यूक्रेन को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाता है। रूसी मिसाइल हमले में हिमार्स लॉन्चर नष्ट हो गए हैं। इसमें अलग अलग तरीके से रूस अग्रेसिव मोड में, अटैकिंग मोड में, और यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचाना इसलिए भी चाहता है ताकि यूक्रेनी सैनिक जो कि रूस की सीमा में घुस चुके हैं वो पीछे भी हटें और रूस को नुकसान पहुंचाना बंद करें। अब ऐसे में जो नेटो देशों का साथ है वो यूक्रेन के साथ है और इसीलिए अत्याधुनिक हथियार हैं, मिसाइल हैं उसके पास, जिसके बाद रूस पर वो बड़ा हमला भी कर पाया, सीमा में भी घुस पाया और यहाँ भारी पड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। अब ये जो युद्ध की आग है ये और ज्यादा भड़केगी क्या? ये सवाल इसलिए है क्योंकि रूस को ये कतई गवारा नहीं कि रूसी सैनिक भीतर भी घुस आए और अब एक एक करके कब्जा भी अलग अलग गांवों पर और कस्बों पर कर रहे हैं। अब इस बीच रूस का भी एक दावा सामने आया है। रूस का दावा ये है कि यूक्रेन एटमी युद्ध करवाने की साजिश रच रहा है। कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर सकता है यूक्रेन, ये रूस दावा कर रहा है और ये कह रहा है कि प्लांट पर हमला कर रूस को भड़का सकता है। प्लांट पर हमला करने का आरोप रूस पर भी लगा सकता है, यानी कि यूक्रेन हमला करेगा और रूस पर इल्जाम इसका लगा देगा। ये रूस पहले से अनुमान लगा रहा है। रूस ने यूक्रेन को ऐसा ना करने की चेतावनी भी अभी से दे दी है। यूक्रेन ने रूस के आरोप को
प्रोपेगेंडा बताया है। ऐसे ही कुछ प्रोपेगेंडा का जिक्र अभी वीएन झा सर कर भी रहे थे। उससे पहले एक अपडेट भी, चूंकि वीएन झा सर इस पर रिएक्ट करना चाह रहे होंगे। रूसी कमांडर के गुस्से का वीडियो भी है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मोर्चा छोड़ने वाले सैनिकों को कड़ी सजा दी है। मैदान से भागे सैनिकों को पेड़ों पर बांधा गया है। ये तस्वीर आप देखिए, पेड़ों में सैनिकों को बांधकर जमकर पीटा भी गया है। यानी कि युद्ध के इन हालातों के बीच में अगर कोई पीछे कदम खींचता है तो फिर कैसे रूसी कमांडर ने गुस्सा दिखाया और मोर्चा छोड़ने वाले सैनिकों को यहां खदेड़ा गया, पेड़ से बांधा गया और फिर उन्हें पीटा गया। ऐसे में युद्ध के क्षेत्र के लिए सैनिकों को जब तैयार किया जाता है तो उन्हें हर हालात से आगाह कराया जाता है कि हालात कोई भी हो, लेकिन युद्ध की भूमि छोड़कर नहीं जानी है। लेकिन यहाँ मुश्किलें इसलिए भी हैं क्योंकि इससे पहले भी जैसा हमने जिक्र किया कि रूसी सेना में जबरन भी युवाओं को भर दिया गया है। वो भी ऐसे लोग हैं जो कि लड़ना नहीं चाहते। कई सोशल मीडिया पर वीडियोस ऐसे भी रहे जो हिंदुस्तान से रूस पहुंचे थे नौकरी के लिए, दूसरे क्षेत्र में नौकरी, लेकिन यहाँ उन्हें जबरन रूसी सेना में भर्ती करा दिया गया और फिर युद्ध में भेज दिया गया। इन सभी हालातों के बीच में रूसी कमांडर का गुस्से का ये वीडियो, जहां पेड़ से बांधकर उन सैनिकों को पीटा गया जो कि युद्ध से भाग खड़े हुए। वीएन झा सर, ये तो प्रोपेगेंडा नहीं हो सकता ना, ये तो पूरा वीडियो है। जी हाँ, देखिए अभी दोनों सेना में, रूसी हो या यूक्रेनी हो, इसमें उसके जो नेशनल्स हैं वो तो हैं ही, लेकिन बाहर से भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। आपने सुना ही होगा कि चेचन का तो वहाँ पे काफ़ी सारे बटालियंस हैं वहाँ पे, तो चेचन फोर्स हैं, हमारे भारतीय वहाँ पे हैं, नेपाली वहाँ लड़ रहे हैं। अगर भारत और नेपाल के लोग वहाँ लड़ रहे हैं तो आप अनुमान लगा लीजिए कि कहाँ कहाँ के लोग, चाहे इंडिविजुअल कैटेगरी, इंडिविजुअल कैपेसिटी में गए हों या अदरवाइज, कहाँ कहाँ के लोग वहाँ पे लड़ रहे हैं। तो ये चीज़, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहाँ पे बहुत सारे सेना ऐसे हैं, सेना में बहुत सारे पर्सनल ऐसे हैं जो रिलक्टेंट हैं, वो वहाँ से भागना चाहते हैं या वहाँ पे लड़ना नहीं चाहते हैं। तो ये बात तो जायज़ है, लेकिन रचना एक चीज़ आप याद रखिएगा, ये हम जानते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम अमेरिका ने गिराए थे। जिस कारण से वहाँ पे वो एटम बम गिराए थे, उसका पैरामीटर्स जो है वो रशिया के लिए आज से लगभग 1 साल पहले ही वो मिल चुका है। मतलब अगर कोई पैरेलल ड्रॉ करना चाहे कि जो कंडीशंस जिस जिस चीज़ के लिए अमेरिका ने जापान पे बम गिराए थे, क्या वो पैरामीटर आज के दिन में रूस को मिल रहे हैं यूक्रेन में गिराने के लिए? तो सवाल है कि वो पैरामीटर आज से लगभग 1 डेढ़ साल पहले ही मिल गए थे। आज के दिन में रशिया जिस तरह से इस युद्ध को देखना चाहता है कि इस तरह से हो रहा है, वो नहीं हो रहा है और ये सबसे बड़ा पैरामीटर है। याद रखिए, ये जो भूमिकाएँ हैं, जिसको हम लोग रेड फ्लैगिंग कहते हैं कि चाहे वो डर्टी बॉम्ब गिराया जाए या डिप्लीटेड यूरेनियम का प्रयोग किया जाए, ये एक समा बाँधने जैसी चीज़ें हैं, वही रेड फ्लैगिंग होता है। मैं सरप्राइज़ नहीं होऊँगा कि कभी भी इस तरह के अटैक यूक्रेन में हो, क्योंकि रशिया जो है वो काफ़ी विचलित होना चाहिए उसको कि जितने उसके सेना मारे गए हैं, जितने उसके आर्मामेंट खत्म हो गए हैं और ये जो काउंटर ऑफेंसिव जो शुरू हुआ कर्स्क में, ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें इंडिकेशन है कि रशिया, हालांकि उनके जो कैबिनेट हैं वो उन्होंने बहुत पहले ही सैंक्शन दे दी है। उन्होंने अपने जो कीज हैं न्यूक्लियर आर्सेनल की, वो की को ऑलरेडी जो ऑपरेटर हैं उनके हैंड में दे दिया हुआ है कि कब आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी कि आप इसको यूज़ कीजिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि ये युद्ध बहुत ही विभीषिका की ओर में बढ़ रहा है, क्योंकि अगर एटमी जो चाबी है वो अगर खुली तो यूक्रेन तो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ये यूक्रेन के ऊपर में होगा और जब ये एटमी अगर प्रहार हुआ तो फिर नेटो इसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, क्योंकि नेटो एटमी जंग में कभी कूदना नहीं चाहेगा, क्योंकि वहीं पे जो रूस से लगे बहुत सारे नेटो कंट्रीज हैं, हाँ। वो सब इमीडिएटली उसके चपेट में आ जाएंगे, तो वहाँ जाना नहीं चाहेगा। लेकिन इसकी एक क्लियर पॉसिबिलिटी आज के दिन में है। अलग अलग पॉसिबिलिटीज पर चर्चा दुनिया के अलग अलग देश कर रहे हैं, स्पीच, कई प्रोपेगेंडा भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन कई ऐसी तस्वीरें भी हैं जो बता रही हैं कि युद्ध भीषण होगा और अभी थमता हुआ तो नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि न तो यूक्रेन घुटनों पर आ रहा है, न ही रूस पीछे हटने को तैयार हो रहा है। कर्नल सोढी, वीएन झा सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस डिस्कशन में मेरे साथ में रहने के लिए।
आगे बढ़ेंगे। अब खबर बांग्लादेश से है। बांग्लादेश में धीरे धीरे कैसे 50 साल में हिंदुओं की आबादी घटती चली गई। यूएन की रिपोर्ट आने के बाद पूरी दुनिया अब सन्न है, भारत परेशान है। रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आप भी डर जाएंगे कि आखिर किस हालत में अल्पसंख्यक और खास तौर से हिंदू बांग्लादेश में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं। तो सवाल यही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात क्या वही होने वाले हैं जो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हुआ और अभी भी हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश